कभी सोचा है कि अगर हमारे दिमागी खुलिये अपनी शनाख्त में कैद ना हों तो क्या हो कि वो अपना किरदार बदल सकते हैं, बिल्कुल एक मौसीकार की तरह जो अपना साज बदल लेता है। आज हम इसी इनकलाबी ख्याल को खोजेंगे जिसने न्यूरोसाइंस के बुनियादी उसूलों को चैलेंज कर डाला। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, एक सदी से भी ज़्यादा अरसे तक न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही बुनियादी और सख्त उसूल था। दिमागी खलिए यानी न्यूरॉन्स पैदाइश के वक्त ही एक ख़ास काम के लिए मुख्तस हो जाते हैं और वो ज़िंदगी भर उसी काम पर कायम रहते हैं। ये एक तरफा गली की तरह था। और ये सिर्फ कोई आम नजरिया नहीं था, ये एक तरह का साइंसी अकीदा बन चुका था, जिसे 1984 के एक मशहूर मकाले में ट्रांसमीटर की अदम तब्दीली का अकीदा कहा गया। मतलब यह था कि एक न्यूरॉन जो जाओ का सिग्नल भेजता है वो हमेशा जाओ का ही सिग्नल भेजेगा, जो रुको का सिग्नल भेजता है वो हमेशा रुको का ही सिग्नल भेजेगा। कोई लेचक नहीं, कोई तब्दीली नहीं। लेकिन साइंस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो कायमशुदा अकायद पर सवाल उठाती है। और फिर चंद हिम्मत वाले साइंसदानों ने एक इनकलाबी सवाल पूछना शुरू किया। क्या हो अगर ये उसूल ही गलत हो? क्या हो अगर दिमाग इतना सख्त ना हो जितना हम समझते हैं? क्या हो अगर न्यूरॉन्स अपना इरादा बदल सकते हैं? और इसी सवाल ने हमें एक बिल्कुल नए इनकलाबी ख्याल तक पहुंचाया, मुतहर्रिक न्यूरॉन का तसव्वुर। ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक ऐसा ख्याल जो न्यूरोसाइंस की बुनियादों को हिलाने वाला था। तो इस नए तसव्वुर को एक नाम दिया गया न्यूरोट्रांसमीटर प्लास्टिसिटी। अब यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। यह न्यूरॉन्स की अपनी कीमियाई जुबान को बदलने की सलाहियत है। वो एक ही पैगाम बार बार नहीं भेजते, बल्कि अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हैं और ज़रूरत के मुताबिक अपने सिग्नल्स को तब्दील कर सकते हैं। इसको समझने के लिए ना एक सादा सी मिसाल लेते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। पुराने उसूल के मुताबिक हर न्यूरॉन एक मूसीकार था जिसे सिर्फ एक ही साज बजाना आता था। जो ट्रम्पेट बजाता था वो हमेशा हर हाल में सिर्फ ट्रम्पेट ही बजा सकता था। लेकिन प्लास्टिसिटी का नजरिया कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। इस नए नजरिए के मुताबिक वही ट्रम्पेट बजाने वाला अगर जरूरत पड़े तो वायलिन बजाना भी सीख सकता है। और जब एक भी मौसीकार अपना साज बदलता है तो पूरे ऑर्केस्ट्रा की म्यूजिक ही बदल जाती है। यही दिमाग की असल लचक है। तो सवाल यह है कि इस इतने बड़े इनकलाबी ख्याल का सबूत कहाँ से आया? अच्छा, पहला इशारा मिला नौजवान यानी नशोनुमा पाते हुए न्यूरॉन्स के मुताले से। ख्याल ये था कि शायद नौजवान खलिए पुराने खलियों से ज़्यादा लचकदार होते हैं। और हवा भी बिल्कुल वैसा ही। साइंसदानों ने देखा कि नौज़ायदा चूहों के न्यूरॉन्स लैब के अंदर एक केमिकल से दूसरे केमिकल में बदल रहे थे। इसी तरह जनीन में मौजूद कुछ न्यूरॉन्स ने आर्जी तौर पर कुछ कीमियाई खसूसियात दिखाईं और फिर उन्हें बदल दिया। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी बच्चे की आवाज़ जवानी में बदल जाती है। इससे एक बहुत ही अहम सवाल सामने आया, क्या ये लचक सिर्फ जवानी का एक आर्जी मरहला है, या क्या एक बालिग मुकम्मल तौर पर तैयार दिमाग भी इसी तरह की तब्दीली की सलाहियत रखता है? इस सवाल का जवाब न्यूरोसाइंस के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर वो दरियाफ्त हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। तहकीक ने यह साबित कर दिया कि यह लचक सिर्फ नौजवान न्यूरॉन्स तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक बालिग पुख्ता आसाबी निज़ाम में भी पूरी तरह से मौजूद है। ये रहा पहला ठोस सबूत। साइंसदानों ने बालिग चूहों के न्यूरॉन्स लिए और इन्हें मसनूई तौर पर मुतहर्रिक किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जिस्म में फ़ाल होते हैं। और नतीजा कमाल का था। जैसा कि इस चार्ट में नज़र आ रहा है, इस तहरीक ने सब्सटेंस पी नामी एक ख़ास न्यूरोट्रांसमीटर की पैदावार को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। ये वाज़ेह सबूत था, बालिग न्यूरॉन्स भी अपनी धुन बदल सकते हैं। और बात इससे भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। तहकीक ने यह भी बताया कि वही एक ऑन स्विच, वही बरकी सिग्नल एक ही न्यूरॉन के अंदर दो बिल्कुल मुखालिफ काम कर रहा था। ये एक केमिकल यानी सब्सटेंस पी की पैदावार को कम कर रहा था, जबकि उसी वक्त दूसरे केमिकल नॉरएपिनेफ्रिन की पैदावार को बढ़ा रहा था। ये तो ऐसा है जैसे एक ही अदाकार एक ही वक्त में कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों कर रहा हो। ये सब बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये नताइज तो जिस्म के दूसरे हिस्सों के आसाबी निज़ाम से थे। असल सवाल तो अभी बाकी था। क्या ये हैरानकुन लचक खुद दिमाग के अंदर यानी हमारे मरकजी असाबी निज़ाम में भी मौजूद है? और जवाब मिला एक वाज़े हाँ। तहकीक दिमाग के एक बहुत अहम हिस्से लोकस सेरियोलिस पे मरकूज हुई, जो हमारी तवज्जो और बेदारी को कंट्रोल करता है। और नताइज ने वही कहानी दोहराई। जब इन बालिग दिमागी खुलियों को मुतहर्रिक किया गया तो उन्होंने भी अपनी कीमियाई पैदावार को बदल दिया। ये बात साबित हो गई थी, ये लचक कोई अलग थलग वाकया नहीं थी, ये दिमाग के काम करने का एक बुनियादी उसूल है। तो इस सब का मतलब क्या है?
यह सिर्फ एक दिलचस्प साइंसी हकीकत से कहीं ज्यादा है। इसके बहुत गहरे असरात हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। ये लचक की एक बिल्कुल नई सतह को जाहिर करता है जिसके बारे में हम पहले जानते ही नहीं थे। तो सबसे अहम बात यह है, इस लचक की वजह से एक न्यूरॉन अब एक पैगाम को जाओ से रुको में बदल सकता है। ये बिल्कुल नए खुलियों से बातचीत शुरू कर सकता है। और सबसे अहम बात, ये दिमाग के पूरे सर्किट्स को जिस्मानी तौर पर नए कनेक्शन बनाए बगैर ही बदल सकता है। इसी तरह नई महारतें सीखना, आदतें बनाना और यहां तक कि चोट के बाद दिमाग का खुद को ठीक करना मुमकिन होता है। चलें अपनी ऑर्केस्ट्रा वाली मिसाल पर वापस आते हैं। इस दरियाफ्त का सीधा सा मतलब यह है कि दिमाग को एक नई धुन बजाने के लिए नए मूसीकारों को भर्ती करने की जरूरत नहीं है। वही पुराने मूसीकार यानी हमारे न्यूरॉन्स अपने साज बदलकर बिल्कुल नई मौसीकी तख्लीक कर सकते हैं। और ये चीज हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर न्यूरॉन्स, जिन्हें हम हमेशा से साकिन और अटल समझते थे, अपनी बुनियादी जबान बदल सकते हैं, तो दिमाग के बारे में हमारे कौन से दूसरे पत्थर पर लकीर वाले उसूल हैं जो शायद इतने पक्के ना हों? ये दरियाफ्त हमें याद दिलाती है कि जब दिमाग की बात आती है तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।